12 मई 1930 को जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम और तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा ये आदेश पारित किया गया था और अदालत से जानकारी मांगने पर हमें हथकड़ी लगाई गई तथा इस अचानक और असाधारण आदेश के कारण के बारे में हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा गया। पुलिस ने हमें जबरन हथकड़ी लगाई और हमें वापस जेल भेज दिया। 3 न्यायाधीशों में से एक श्री आगा हैदर ने अगले दिन अध्यक्ष के उस आदेश से खुद को अलग कर लिया। उस दिन के बाद से हम अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं। हमारी शर्त जिस पर हम अदालत में उपस्थित होने के लिए तैयार थे, उसे अगले दिन ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया था। अर्थात या तो अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उस आदेश के पक्ष में जो न्यायाधीश था, उसे अध्यक्ष बना दिया जाए। 5 सप्ताह से अधिक समय तक आरोपियों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ट्रिब्यूनल के वर्तमान गठन के अनुसार अध्यक्ष और अन्य एक न्यायाधीश दोनों, जिन्होंने खुद को अध्यक्ष के आदेश से अलग कर लिया था, उन्हें 2 नए न्यायाधीशों द्वारा बदल दिया गया था। इस तरह वो न्यायाधीश जो उस आदेश का पक्षधर था, जैसे कि अध्यक्ष ने बहुमत की ओर से आदेश दिया था, को अब ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में हम एक बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमारी जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमने बहुमत की ओर से अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश का विरोध किया था और इसके परिणाम स्वरूप हमसे बुरा व्यवहार किया गया। हम मतलब क्या, मिस्टर जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम और मिस्टर जस्टिस हिल्टन का सम्मान करते हैं, जिसकी अपेक्षा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से की जानी चाहिए। और जैसा कि हमारा विरोध एक निश्चित आदेश के खिलाफ था, हम चाहते थे कि अध्यक्ष माफ़ी मांगे, जिसका मतलब ट्रिब्यूनल की ओर से अध्यक्ष द्वारा माफ़ी मांगना था, जो उस आदेश के लिए जिम्मेदार था। अध्यक्ष को हटाने से स्थिति नहीं बदली है, क्योंकि श्री जस्टिस हिल्टन, जो आदेश के पक्ष में थे, ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे हमारी चोट और गहरी हुई है। तुम्हारा आदि भगत सिंह वीके दत्त, 25 जून 1930। पिता को पत्र। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने लाहौर षड्यंत्र केस के ट्रिब्यूनल को एक लिखित अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे को निर्दोष साबित करने वाले कई सबूत थे और उनका सैंडर्स की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि उनके बेटे को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। जब भगत सिंह को इसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनके कदम का विरोध करते हुए अपने पिता को ये कड़ा पत्र लिखा। अच्छा, मेरे प्रिय पिता, मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि आपने मेरी सुरक्षा के संबंध में विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्यों को एक याचिका दी है। संभव से पैदा हुई ये समझदारी बहुत गंभीर साबित हुई है। इसने मेरे दिमाग के पूरे संतुलन को बिगाड़ दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इस स्तर पर और इन परिस्थितियों में ऐसी याचिका पेश करना कैसे उचित समझ सकते हैं। एक पिता की सभी भावुकता और भावनाओं के बावजूद
मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसा कदम उठाने के हकदार थे। आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार हमेशा आपसे भिन्न रहे हैं। आपकी मंजूरी या अस्वीकृति की परवाह किए बिना मैंने हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। मुझे आशा है कि आप खुद को याद दिला सकते हैं कि आप शुरू से ही मुझे मेरे मामले को बहुत गंभीरता से लड़ने और ठीक से अपना बचाव करने के लिए समझाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा हूँ। मेरी कभी भी अपना बचाव करने की कोई इच्छा नहीं रही थी और ना मैंने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा है। फिर चाहे वो केवल एक अस्पष्ट विचारधारा थी या अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए मेरे कुछ तर्क थे, ये एक अलग मामला है और इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि इस मामले में हम एक निश्चित नीति अपना रहे हैं। मेरा हर कार्य उस नीति, मेरे सिद्धांत और मेरे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए था। वर्तमान में परिस्थितियाँ पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन अगर स्थिति अलग भी होती, फिर भी अपनी रक्षा की पेशकश करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होता। पूरे मुकदमे के दौरान मेरे सामने केवल एक ही विचार था और वो ये था, हमारे खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति के बावजूद उनके प्रति मामले में पूर्ण त- तट तटस्थता दिखाना। मेरी हमेशा से ये राय रही है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तटस्थ होना चाहिए। कानूनी अदालतों में कानूनी लड़ाई के बारे में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और उन पर लगाए गए सबसे गंभीर आरोपों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। वे खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारधारा से, ना कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। इस मामले में हमारी नीति हमेशा इस सिद्धांत के अनुरूप रही है, फिर चाहे हम उसमें सफल रहे हों या नहीं। इसका निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। हम हमेशा अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत से निभाते रहे हैं। लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश के साथ बयान में वायसराय ने कहा था कि इस मामले के आरोपी कानून और न्याय दोनों की अवमानना की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति ने हमें जनता को ये दिखाने का अवसर दिया कि क्या हम कानून की अवमानना करने की कोशिश कर रहे हैं या अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं। इस समय लोग हमसे असहमत हो सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस तरह के कदम मेरी सहमति या मेरी जानकारी के बिना मेरी ओर से लिए जाने चाहिए। मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है, कम से कम मेरे लिए, जैसा कि शायद आप सोच रहे हैं। ये मेरे सिद्धांतों की कीमत पर खरीदने के लायक नहीं है। मेरे दूसरे साथी भी हैं जिनके मामले उतने ही गंभीर हैं जितना मेरे हैं। हमने एक आम नीति अपनाई थी और हम अंतिम समय तक इस पर अड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। पिताजी, मैं काफ़ी हैरान हूँ। मुझे डर है कि आपकी ओर से इस कदम की आलोचना करने या रोकने के दौरान मैं शिष्टाचार के सामान्य सिद्धांत को नज़रअंदाज कर सकता हूँ और मेरी भाषा थोड़ी कठोर हो सकती है। मुझे स्पष्टवादी होने दें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो मैं इसे छल कपट से अधिक कुछ नहीं मानता, लेकिन आपके मामले में मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी कमजोरी रही है।
सबसे खराब प्रकार की कमजोरी। ये वो समय था जब हर किसी की वीरता की परीक्षा हो रही थी। मैं कहूँगा, पिताजी, आप असफल हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप उतने ईमानदार हैं जितना एक देशभक्त। मुझे पता है कि आपने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया है। फिर इस समय आपने ऐसी कमजोरी का प्रदर्शन क्यों किया? मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपको और मेरे अन्य दोस्तों तथा मेरे मामले में रुचि रखने वाले सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि मैंने आपके इस कदम को मंजूर नहीं किया है। मैं अभी भी किसी भी प्रकार के बचाव की पेशकश के पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर अदालत बचाव आदि के बारे में मेरे कुछ सह आरोपियों द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लेती, तो भी मैं अपना बचाव नहीं करता। भूख हड़ताल के दौरान मेरे साक्षात्कार के संबंध में ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत मेरे आवेदनों की गलत व्याख्या की गई थी और प्रेम में प्रकाशित किया गया था कि वे बचाव के पेशकश करने जा रहा था। हालांकि वास्तव में मैं किसी भी तरह के बचाव की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब भी पहले की ही तरह राय रखता हूँ। वोरस्टल जेल में मेरे दोस्त इसे मेरी ओर से छल कपट और विश्वासघात के रूप में ले रहे होंगे। मुझे तो उनके सामने अपनी स्थिति साफ करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जनता को इस जटिलता के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए और इसलिए मैं आपसे इस पत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध करता हूं। आपका लाडला बेटा भगत सिंह। क्या बात है। बीके दत्त को पत्र। सेंट्रल जेल। प्रिय भाई, फैसला सुनाया जा चुका है। मुझे मौत की सजा मिली है। इन सेलों में मेरे अलावा कई अन्य कैदी भी हैं जो फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों की एकमात्र प्रार्थना ये है कि किसी तरह से वे इस सज़ा से बच सकें। शायद उनमें से मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब मैं इतना भाग्यशाली बनूंगा कि अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ूंगा। मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रांतिकारियों ने कितनी बहादुरी के साथ खुद को इस काम के लिए बलिदान कर दिया। मुझे फांसी दी जाएगी, लेकिन तुम्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। आप जीवित रहेंगे और जीवित रहते हुए आपको दुनिया को दिखाना होगा कि क्रांतिकारी न केवल अपने आदर्शों के लिए मरते हैं, बल्कि हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। सांसारिक कठिनाइयों से बचने के लिए मृत्यु एक साधन नहीं होना चाहिए। वे क्रांतिकारी जो संयोग से आदर्श के लिए फांसी से बच गए हैं, वे जेल की अंधेरी कोठरियों में कठोरतम यातनाएं सहन करेंगे। आपका भगत सिंह। युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भगत सिंह की फांसी के बाद ये दस्तावेज कटे फटे रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें सोवियत संघ, मार्क्स, लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी संदर्भों को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया है। बाद में भारत सरकार ने 1936 में अपनी एक गुप्त रिपोर्ट में इसे प्रकाशित किया। पूरी रिपोर्ट की एक फोटोस्टेट प्रति लखनऊ के शहीद स्मारक और स्वतंत्रता संग्राम अनुसंधान केंद्र के पुस्तकालय में संरक्षित है। प्रिय साथियों, हमारा आंदोलन वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है।
एक साल के भीषण संघर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों के संबंध में कुछ निश्चित प्रस्तावों को गोलमेज सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया है और कांग्रेस के नेताओं को इसे देने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में अपने आंदोलन को समाप्त करने के लिए इसे वांछनीय समझें, चाहे वे पक्ष में या विपक्ष में फैसला करें। यह हमारे लिए बहुत कम महत्व का विषय है। वर्तमान आंदोलन किसी प्रकार के समझौते के साथ अवश्य समाप्त होगा। समझौता आज या कल प्रभाव में आ जाएगा और समझौते में ऐसी अज्ञानतापूर्ण तथा अपमानजनक बात नहीं है जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। यह राजनीतिक रणनीति में एक अनिवार्य कारक है। कोई भी राष्ट्र जो उत्पीड़कों के खिलाफ उठता है वो शुरुआत में अवश्य असफल होता है और समझौते के माध्यम से अपने संघर्ष के मध्यकाल के दौरान आंशिक सुधार हासिल करता है। ये केवल अंतिम चरण में होता है। राष्ट्र की सभी ताकतें और संसाधनों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के बाद और संभवतः अंतिम चोट दे सकता है जिसमें शासक की सरकार को चकनाचूर करने में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो विफल हो सकता है, जो किसी प्रकार के समझौते को अपरिहार्य बनाता है। ये रूसी उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है। 1905 में रूस में एक क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ गया। सभी नेताओं को बहुत उम्मीद थी। लेनिन बाहरी देशों से लौट आया था जहां उसने शरण ली थी। वो संघर्ष का संचालन कर रहा था। लोग उसे बताने आए कि 1 दर्जन जमींदार मारे गए हैं और उनकी हवेली को जला दिया गया है। लेनिन ने उन्हें वापस लौटने और 1200 जमींदारों को मारने तथा उनके कई महलों को जलाने के लिए कहा। उनकी राय में अगर क्रांति विफल हो जाती तो इसका भी कुछ असर होगा। दूमा को लागू किया गया था। उसी लेनिन ने दूमा में भाग लेने के दृष्टिकोण की वकालत की। 1907 में यही हुआ था। 1906 में वे इस पहले डूमा में भाग लेने के विरोध में थे, जिसमें इस दूसरे की तुलना में अधिक काम की गुंजाइश थी, पर जिसके अधिकारों को कम कर दिया गया था। ये बदली हुई परिस्थितियों के कारण था। प्रतिक्रिया अधिक मिल रही थी और लेनिन समाजवादी विचारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में डूमा का उपयोग करना चाहता था। 1917 की क्रांति के बाद जब बोल्शेविकों को ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। लेनिन को छोड़कर सभी लोग इसके विरोध में थे, लेकिन लेनिन ने कहा शांति, शांति और फिर से शांति, किसी भी कीमत पर शांति। यहाँ तक कि रूसी प्रांतों में से कईयों को जर्मनी के युद्धवीरों को दिए जाने की कीमत पर भी दर्जन युद्ध लॉर्ड को दी जाए। जब कुछ विरोधी विल्सेविक लोगों ने लेनिन की इस संधि के लिए निंदा की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि बोल्शेविक जर्मन हमले का सामना करने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने बोल्शेविक सरकार की पूर्ण
विनाश के लिए इस संधि को प्राथमिकता दी। जिस चीज़ को मैं इंगित करना चाहता था वो ये थी कि समझौता एक आवश्यक हथियार है जिसे हर समय संघर्ष के समय विकसित करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ हमें हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए वो है आंदोलन का विचार। हमें हमेशा वो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये हमें अपने आंदोलनों की सफलता और असफलताओं को सत्यापित करने में मदद करता है तथा हम आसानी से भविष्य के कार्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। तिलक की नीति आदर्श से काफ़ी अलग थी लेकिन उनकी रणनीति सबसे सही थी। आप अपने शत्रु से 16 आने पाने के लिए लड़ रहे हैं क्या? आप अपने शत्रु से 16 आने पाने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आपको केवल एक ही आना मिलता है। अच्छा, 16 आने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आपको केवल एक ही आना मिलता है। उसे जेब में रखें और बाकी के लिए लड़ें। जो हम शांति से समझते हैं वो उनके आदर्श हैं। वे एक आना हासिल करने से शुरू करते हैं और वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रांतिकारियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वे एक संपूर्ण क्रांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथों में पूरी सत्ता चाहते हैं। समझौते खूंखार हो सकते हैं क्योंकि परंपरावादी ऐसे नुकसान से समझौता करने के बाद क्रांतिकारी ताकतों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे अवसरों पर बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि वास्तविक मुद्दों, विशेष रूप से लक्ष्य में किसी भी प्रकार के भ्रम से बच सकें। ब्रिटिश श्रमिक नेताओं ने अपने वास्तविक संघर्ष से धोखा किया और वे केवल ढोंगी साम्राज्यवादियों के स्तर तक गिर गए। मेरी राय में कट्टर रूढ़िवादी इन चिकने साम्राज्यवादी मजदूर नेताओं की तुलना में हमसे बेहतर हैं। रणनीति के बारे में लेनिन के जीवन कार्य का अध्ययन करना चाहिए। समझौते के विषय पर उनके निश्चित विचार वामपंथी विंग साम्यवाद में पाए जाएंगे। मैंने कहा है कि वर्तमान आंदोलन यानी कि वर्तमान संघर्ष किसी प्रकार के समझौते या पूर्ण विफलता में समाप्त होने के लिए बाध्य है। मैंने ऐसा कहा क्योंकि मेरी राय में इस बार वास्तविक क्रांतिकारी ताकतों को अखाड़े में आमंत्रित नहीं किया गया है। ये संघर्ष मध्यम वर्ग के दुकानदारों और कुछ पूंजीपतियों पर निर्भर है। ये दोनों और विशेष रूप से पूंजीपति किसी भी संघर्ष में अपनी संपत्ति को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। असली क्रांतिकारी सेनाएं गांवों और कारखानों में हैं। किसान और मजदूर हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग नेता उनसे निपटने की हिम्मत नहीं कर सकते। एक बार सोते हुए शेर को उसकी नींद से जगा दिया जाए तो हमारे नेता लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी इसे नहीं रोक पाएंगे। रुको, ये लाइन दोबारा पढ़ेंगे। एक बार सोते हुए शेर को उसकी नींद से जगा दिया जाए तो हमारे नेता लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी इसे नहीं रोक पाएंगे। ओ माय गॉड, खत्म, टाइम ओवर।